अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे कैटसन का वो है ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के रिलेटेड जितनी भी फार्माकोलॉजी है वो आज हम पढ़ेंगे, जितना भी इंट्रोडक्शन है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है एक ऐसा मेजर इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम होता है जो कि यानी इनवॉलेंटरी होता है नेचर में, यानी कि वो आप उसे कॉन्शियसली खुद अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि वो खुद जो है खुद जो है वो काम करता है। और ये एक ऑटोमेटिक पोर्शन होता है नर्वस सिस्टम का। और ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, यानी जो बॉडी का नर्वस सिस्टम होता है, इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इसकी जो एनाटमी होती है और इसके जो न्यूरो ट्रांसमीटर केमिस्ट्री होती है, यानी जो न्यूरो ट्रांसमीटर वगैरह इससे रिलेटेड होते हैं, वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होते हैं। और इसकी जो रिसेप्टर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और जो फंक्शनल इंटीग्रेशन होती है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन में ये आता है, इसके बारे में आज हम ये पढ़ेंगे कि इस सिस्टम के ऊपर जब हम मुख्तलिफ ड्रग्स को वो करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ऑटोनॉमिक इंट्रोडक्शन में आज हम पढ़ते हैं कि ट्रांसमीटर टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ये ट्रांसमीटर टाइप्स की कितनी ट्रांसमीटर्स जो हैं इसमें मौजूद होती हैं। ठीक है, एक तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एक एसिटाइलकोलिन है, ठीक है, दूसरी नॉरएपिनेफ्रिन है, तीसरी पेप्टाइड्स और प्यूरिन्स। ये चार ट्रांसमीटर्स जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। सही है, फिर इसके बारे में हम जो है पढ़ेंगे कि भाई कि ट्रांसमीटर्स की सिंथेसिस कैसे होती है, उसकी स्टोरेज कैसी होती है वेसिकल्स में, वो रिलीज़ कैसे होता है वेसिकल से, टर्मिनेशन कैसी होती है, रीअपटेक कैसी होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है 5 टाइप के जो है 6 टाइप के रिसेप्टर आ जाते हैं। एक एम यानी मस्करीनिक, एक निकोटिनिक, एक अल्फ़ा, एक बीटा और एक डोपामीन, और एक नैन सी रिसेप्टर जो इसमें आ जाते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के इफ़ेक्ट्स और रेगुलेशंस भी मौजूद हैं। ठीक है, कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसको रेगुलेट किस तरह किया जाता है, यानी हार्ट रेट वगैरह, स्वेटिंग हो गई, पिपुलरी डायलेशन हो गई, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो किस में आती हैं, इफ़ेक्ट्स और रेगुलेशन में आती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एनाटॉमिक एस्पेक्ट्स क्या हैं, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। सही है, तो जो एनाटॉमिक एस्पेक्ट्स हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के वो ये हैं कि ये जो है मोटर पोर्शन से मिलके बना है। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है मोटर पोर्शन से मिलके बना है। ठीक है, और ये जो है मोटर पोर्शन जो है मेजर न्यूरल पाथवे है, यानी कि मेन जो पाथवे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में वो मोटर सिस्टम है। ठीक है, सही है, और ये इसलिए होता है ताकि ये जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनवॉलेंटरी इफेक्टर टिश्यूज़ की तरफ, यानी स्मूथ मसल की तरफ और कार्डिक मसल की तरफ जो है ये ट्रांसफ़र कर सके, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की तरफ। ठीक है, इसकी 2 मेजर सब डिविजन्स होती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, एक पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और एक थर्ड टाइप होती है जो पार्शली जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम टाइप होती है, यानी सेमी ऑटोनॉमस होती है, जिसे हम बोलते हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम। एंट्रिक नर्वस सिस्टम जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम से या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड होती है, जैसे कि इधर लिखा है, इज द सेमी ऑटोनॉमस पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम लोकेटेड इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसकी जो न्यूरॉन सेल बॉडीज़ होती हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम की, वो माइंटेरिक प्लेक्सस में मौजूद होती है। माइंटेरिक प्लेक्सस जो है एक प्लेक्सस होता है जिसे हम, यह नेटवर्क होता है जिसे हम प्लेक्सस ऑफ और बैच भी बोलते हैं, और सब म्यूकस प्लेक्सस में मौजूद होती है जिसे हम प्लेक्सस ऑफ मेसनर बोलते हैं। यानी इसकी जो न्यूरॉन सेल बॉडीज़ होती हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम की, न्यूरॉन सेल बॉडीज़ होती हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम की, वो किधर होती हैं, माइंटेरिक प्लेक्सस में होती हैं, और सब म्यूकस प्लेक्सस किधर होता है, प्लेक्सस ऑफ मेसनर भी इसे बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि ये जो है
सेंसरी इनपुट प्रोवाइड करता है किसको, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, और मोटर आउटपुट रिसीव करता है, ठीक है, उनसे। अच्छा, इसके अलावा अब ये कि इस जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारी सेंसरी फाइबर्स भी मौजूद होती हैं। इसके अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी सेंसरी फाइबर्स भी मौजूद होती हैं, और वो सेंसरी फाइबर्स क्या करती हैं, इनवॉलंटरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करती हैं, और इसी के थ्रू जो है इन्हीं ऑर्गन्स को जो है ड्रग्स के थ्रू जो है कंट्रोल भी किया जाता है। यानी मिसाल के तौर पे आपका अगर हार्ट रेट बढ़ गया है तो आपको टैकीकार्डिया है, तो आप बीटा ब्लॉकर दे दो। बीटा ब्लॉकर क्या करेगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करेगा, एड्रीनो रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा और हार्ट रेट कम करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये फिजियोलॉजिक कंट्रोल के लिए भी काम आती हैं। क्या चीज़, ये ड्रग्स जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं। अब इसके बाद जो है इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं। ये ऐसी नर्व एंडिंग होती है जो कि नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज़ करती है, ठीक है, और नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है, वो जो है अपनी नर्व इम्पल्स को पास करता है दूसरी नर्व में, ठीक है, ठीक है, दूसरी नर्व में जो आगे जो नर्व होती है उसमें जो है इम्पल्स को पास करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। एड्रीनर्जिक नर्व क्या होती है, एड्रीनर्जिक नर्व वो होती है जो कि नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज़ करे और वो साइनेप्स में जाए और साइनेप्स से जो है आगे इम्पल्स पास करे, ठीक है। इसको एड्रीनर्जिक नर्व इम्पल्स बोलते हैं। एड्रीनोसेप्टर क्या होता है, एड्रीनोसेप्टर जो होता है एक रिसेप्टर होता है जिसके साथ जो है ड्रग बाइंड करती है और ड्रग जो है उसके ऊपर एक्ट करती है, ठीक है। एक रिसेप्टर होता है जिसके साथ ड्रग बाइंड करती है, उसे एक्टिवेट करती है, ठीक है, और या तो उसे ब्लॉक करती है या उसे अनब्लॉक करती है। मिसाल के तौर पे कैटेकोलामीन्स जो हैं, कैटेकोलामीन्स क्या करती हैं, जब कोई भी रिवर्सिबल ब्लॉकर जैसे कि फेनॉक्सी जैसे कि फेंटोलामीन एक्ट करता है और एड्रीनोसेप्टर को ब्लॉक करता है, तो कैटेकोलामीन्स क्या करती हैं, उनको वापस जो है मतलब यानी उनको अनब्लॉक करती हैं। और बीटा ब्लॉकर क्या करता है, बीटा ब्लॉकर एड्रीनोसेप्टर को क्या करता है, ब्लॉक करता है। एड्रीनोसेप्टर क्या चीज़ है, ऐसा रिसेप्टर है जो कि या तो ब्लॉक होता है या अनब्लॉक होता है, किसके थ्रू, कैटेकोलामीन्स के थ्रू या ड्रग्स के थ्रू, ठीक है। बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स क्या होता है, ऐसा रिसेप्टर रिफ्लेक्स होता है जो टैकीकार्डिया कॉज करता है, जब टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया कॉज करता है जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, ठीक है। अब इधर भी पढ़ लेते हैं न्यूरोनल स्टार्टिंग मैकेनिज्म। इसमें यह होता है कि एक ऐसा मैकेनिज्म होता है बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स जो कि आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को क्या करता है, कांस्टेंट रखता है, ठीक है। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को क्या करता है, कांस्टेंट रखता है, ठीक है। और इसमें यह होता है कि जो इसकी जो सेंसरी लिम्ब होती है वो कहाँ पे ओरिजिनेट करती है, वो कैरोटिड साइनस में और एरोटिक आर्क में होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर कैरोटिड साइनस है और एरोटिक आर्क है, इस पर अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसके मुताबिक जो है ये आर्टीरियल प्रेशर को क्या करेगी, एडजस्ट करेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। इसके जो इफरेंट पाथवेज होते हैं यानी बाहर निकलने वाले पाथवेज यानी एग्जिटिंग पाथवेज होते हैं, वो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व्स में जो है रन करते हैं। कोलिनर्जिक नर्व्स क्या होती हैं, कोलिनर्जिक नर्व्स ऐसी नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि एसिटाइल कोलिन को रिलीज करती हैं और जिसमें जो है जिसके साइनेप्स में जो प्राइमरी रिसेप्टर इस्तेमाल होता है वो एसिटाइल कोलिन होता है। कोलिनोसेप्टर और कोलिनर्जिक रिसेप्टर क्या होता है, कोलिनोसेप्टर और कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो होता है ऐसा रिसेप्टर होता है जो एसिटाइल कोलिन को रिसेप्ट करता है,
यानी उसको बाइंड करता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कोलिनोसेप्टर या कोलिनर्जिक रिसेप्टर। और डोपामिनर्जिक रिसेप्टर ऐसा रिसेप्टर होता है जो कि डोपामीन को क्या करता है, बाइंड करता है, ठीक है। यानी एक ऐसी नर्व एंडिंग होती है जो डोपामीन को क्या करती है, रिलीज करती है, सही है। इसे हम क्या बोलते हैं, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर। होम्योस्टैटिक रिफ्लेक्स क्या होता है, होम्योस्टैटिक रिफ्लेक्स ऐसा रिफ्लेक्स होता है या ऐसे कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है जो बॉडी के फंक्शन को दोबारा नॉर्मल लेवल पे ले आता है। जैसे कि बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स होता है, और बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स क्या करता है, ब्लड प्रेशर को वापस कंट्रोल करता है। इसको क्या बोलते हैं, होम्योस्टैटिक रिफ्लेक्स। नॉर एडिनर्जिक और नॉन कोलिनर्जिक सिस्टम, जिसे नैन्स सिस्टम भी बोलते हैं। नॉर एडिनर्जिक तो नॉर अपनी रेफरीन से रिलेटेड है, और नॉन कोलिनर्जिक जो कि जिसमें एसिटाइलकोलिन ना हो। तो नर्व फाइबर्स जो कि ऐसे नर्व फाइबर्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो कि नॉर एपिनेफ्रिन और एसिटाइलकोलिन के अलावा रिसेप्टर्स को जो है, एसिटाइलकोलिन और नॉर एपिनेफ्रिन के अलावा जो है रिसेप्टर्स को रिलीज़ करती है। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एड्रीनर्जिक नॉन कोलिनर्जिक सिस्टम। यानी एड्रीनर्जिक यानी मतलब यानी नॉर एपिनेफ्रिन, और नॉन कोलिनर्जिक यानी एसिटाइलकोलिन। इसके अलावा जितने भी ट्रांसमीटर जब एक नर्व रिलीज़ करेगी तो उस ऐसे नर्व फाइबर को हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कि ये नॉन एड्रीनर्जिक या नॉन कोलिनर्जिक सिस्टम है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम का जो क्रेनियल नर्व से ओरिजिनेट हो और सैक्रल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में हो, में जाके जो है, और सैक्रल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जाके क्या हो, टर्मिनेट हो, ठीक है। ऐसा सिस्टम जो कि क्रेनियल नर्व से ओरिजिनेट हो और सैक्रल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जाके टर्मिनेट हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि कौन सा सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है। जैसे क्रेनियोसैक्रल ऑटोनॉमिक सिस्टम। पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर कहते हैं वो रिसेप्टर जो साइनेप्स के बाद में मौजूद हो या डिस्टल साइड पे मौजूद हो, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि ये क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर है, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन पे जो रिसेप्टर मौजूद होता है, या एक ऑटोनॉमिक इफेक्टर सेल पे जो रिसेप्टर मौजूद होता है, इसको पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर बोलते हैं। प्री साइनेप्टिक जो प्रॉक्सिमल हो, इसको क्या बोलते हैं, जो प्रॉक्सिमल साइड पे रिसेप्टर मौजूद हो साइनेप्स के, उसको बोलते हैं प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर, ठीक है। या ऐसा ऐसा रिसेप्टर जहाँ से जिधर से ट्रांसमीटर रिलीज होता हो, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसमीटर रिलीज होता हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर। और बल्कि ये खुद मॉडिफाई करता है किसको, ट्रांसमीटर की रिलीज को। सिंपैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, जो कि ओरिजिनेट करता है किसमें, थोरैसिक और लंबर पार्ट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के, जैसे कि थोरैको लंबर ऑटोनॉमिक सिस्टम हो गया, ठीक है। अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक यानी गैंग्लियन से जो पहले वाले पैरासिम्पैथेटिक मोटर फाइबर्स होते हैं वो क्रेनियल नर्व्स में जो है ओरिजिनेट करते हैं। कौन से क्रेनियल नर्व्स में, थर्ड, सेवन्थ, नाइन्थ और टेंथ, और सेक्रल सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जैसे कि S2 और S4, सही है। और जो सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो किस में ओरिजिनेट करते हैं, वो थोरैसिक पार्ट में T1 से T12 तक, और लंबर L1 से L5 में जो है ओरिजिनेट करते हैं। ज़्यादातर सिंपैथेटिक गैंग्लिया यानी सेल बॉडीज जो होती हैं वो किधर लोकेटेड होती हैं,
वो लोकेटेड होती हैं वर्टिब्रा की दो साइड्स पे, और दो चेन्स की फॉर्म में जो है लोकेटेड होती हैं। इस तरह सीधी सी जो है चेन होती है वर्टिब्रा के दो साइड्स पे, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक गैंग्लिया। और जो किधर लोकेटेड होती हैं, थॉरैक्स और एब्डोमेन पे। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सिंपैथेटिक गैंग्लिया का क्या की। और कुछ जो होती हैं वो एब्डोमिनल एओर्टा के एंटीरियर एस्पेक्ट पे भी लोकेटेड होती हैं सिंपैथेटिक गैंग्लियास। जो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया होती हैं वो ज़्यादातर स्पाइनल कॉर्ड से क्या होती हैं, दूर होती हैं। ठीक है, चूँकि उसकी लोकेशन इस तरह की होती है गैंग्लिया की, तो जो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं। ठीक है, कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि जो कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जिन पे जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनॉमिक ट्रांसमीटर्स होते हैं और ड्रग्स होते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तो ऐसे रिसेप्टर्स को कोई इनर्वेशन जो है नहीं मिलती। ठीक है, और इनमें एक टाइप आ जाती है मस्करिनिक रिसेप्टर्स की, जो कि ब्लड वेसल्स के एंडोथीलियम पे मौजूद होते हैं। सही है, ऐसे रिसेप्टर्स जो होते हैं, यानी ऐसे मस्करिनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं, ठीक है, इनमें इनको कोई इनर्वेशन नहीं मिलती। मतलब ऐसे मौजूद होते हैं बगैर किसी नर्व सप्लाई नहीं होती इनको। ठीक है, इन पे ऑटोनॉमिक ट्रांसमीटर्स और जो है डायरेक्ट एक्ट करते हैं। ठीक है, और ड्रग्स भी डायरेक्ट एक्ट करती हैं, और ज़्यादातर ये मौजूद किधर होते हैं, ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम पे मौजूद होते हैं। ठीक है, और सही है, और जो है और एड्रीनो रिसेप्टर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं किसके ऊपर, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स के ऊपर। ठीक है, और अल्फ़ा और बीटा एड्रीनोसेप्टर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं न्यूरोट्रांसमीटर एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें हम ये होगा कि इसके बारे में हम जो है पढ़ेंगे कि सिंथेसिस किस तरह होती है, न्यूरोट्रांसमीटर की स्टोरेज कैसे होती है, रिलीज़ कैसे होती है, और रिसेप्टर के साथ वो न्यूरोट्रांसमीटर इंटरेक्ट किस तरह करता है, और वो न्यूरोट्रांसमीटर पे टर्मिनेट किस तरह करता है, और ये सारा जो सिस्टम है ये किस तरह कंट्रोल होता है जब आप ड्रग इस्तेमाल करते हो। मतलब यानी कि सिंथेसिस पे कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता ड्रग इस्तेमाल करने से, स्टोरेज पे कोई फ़र्क पड़ता है, रिलीज़ पे, रिसेप्टर इंटरेक्शन पे, और न्यूरोट्रांसमीटर की टर्मिनेशन पे, ये सारा आज पढ़ेंगे। कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि जो एसिटाइल कोलिन जो होती है वो जब एक नर्व एंडिंग से, यानी एक्सॉन से रिलीज़ होती है, तो उसके ज़रिए जो है इम्पल्स जो है आगे पास होती है, और ऐसी ट्रांसमिशन को हम बोलते हैं कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन। क्यों? क्योंकि उसमें एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होता है। एसिटाइल कोलिन जो है उसमें प्राइमरी ट्रांसमीटर होता है। ये जो होता है ज़्यादा, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये तकरीबन सारी ऑटोनॉमिक गैंग्लिया जो होते हैं उसमें जो एसिटाइल कोलिन जो है इस्तेमाल होता है। ठीक है, एज अ प्राइमरी ट्रांसमीटर। और ये जो है पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो होते हैं और इफेक्टर सेल्स के दरमियान जो साइनेप्स होता है, उनमें भी जो है ये एज अ न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है। यानी पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से लेके उनके जो इफेक्टर सेल्स होते हैं उन तक भी जब मैसेज पहुंचाना होता है उसने, तो ये जो है एसिटाइल कोलिन इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे थर्मो रेगुलेटरी स्वेट ग्लैंड्स में अगर मैसेज पहुंचाना होगा तो जो न्यूरोट्रांसमीटर इस्तेमाल होगा उसको हम एसिटाइल कोलिन बोलेंगे। और जो प्राइमरी ट्रांसमीटर ये, और जो सोमैटिक स्केलेटल मसल्स में इस्तेमाल होता है वो भी एसिटाइल कोलिन होता है। तो इस पूरे सिस्टम को जिसके थ्रू नर्व इम्पल्स पास होती है, जिस
यानी जिस न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू नर्व इम्पल्स पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन बोलते हैं। सिंथेसिस और स्टोरेज, सिंथेसिस और स्टोरेज इस तरह होती है एसिटाइल कोलिन की कि हमारे पास एक एंजाइम होता है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। वो क्या करता है, वो ऐसा करता है कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होता है उसको और कोलिन को जो है जो कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हुआ होता है उनको आपस में मिलाता है और उससे एसिटाइल कोलिन को बनाता है। अच्छा, अब ये जो पूरा सिस्टम जो बन रहा होता है एसिटाइल कोलिन की प्रोडक्शन का, ये जो है किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलिन, यानी कोलिन जितना ज़्यादा होगा नर्व टर्मिनल के अंदर ये उतना ज़्यादा जो है आसानी से जो है एसिटाइल कोलिन बनेगा। इस ट्रांसपोर्ट को हम जो है एक और ड्रग के थ्रू वो भी कर सकते हैं, इनहिबिट भी कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हेमिकोलिनियम बोलते हैं। यानी अगर कोलिन अंदर आ रहा है एक नर्व सेल के अंदर आ रहा है, ठीक है, और उससे एसिटाइल कोलिन बन रहा है, यानी नर्व सेल बॉडी के अंदर आ रहा है, ठीक है, या न्यूरोनल सेल बॉडी के अंदर आ रहा है एक कोलिन, तो उसकी ट्रांसपोर्ट को हम किस तरह इनहिबिट करेंगे, जिस ड्रग को हम इस्तेमाल करेंगे उसका नाम होगा हेमिकोलिनियम। सही है। और ये जो एसिटाइल कोलिन होता है फिर ये जो है अपनी वेसिकल्स के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है, किसके थ्रू, वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर के थ्रू। ये एक प्रोटीन होता है, ठीक है। इस ट्रांसपोर्ट को भी किस चीज़ से रोका जा सकता है, एक और ड्रग होती है हमारे पास जिसका नाम होता है वेसानिकोल, ठीक है। वेसिकल के अंदर अगर एसिटाइल कोलिन जा रहा हो और उसको ट्रांसपोर्ट हो रहा हो और उसको हम जो है प्रिवेंट करना चाहें तो किस ड्रग के थ्रू करेंगे, वेसानिकोल। और अगर हम जो है मतलब यानी कोलिन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मतलब कोलिन को ट्रांसपोर्ट करने से रोकना चाहेंगे तो फिर कौन सी ड्रग इस्तेमाल करेंगे, फिर हेमिकोलिनियम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन जो है ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, एंट्री ऑफ कैल्शियम आइंस, यानी कैल्शियम आइंस जब जो है आती हैं कैल्शियम चैनल्स के थ्रू, तो ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है। अगर कैल्शियम अंदर आएगा तो एसिटाइल कोलिन जो है रिलीज होगा, जब कैल्शियम नहीं आएगा तो एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं होगा। ये जो कैल्शियम होता है ये स्नेयर प्रोटीन्स के साथ, यानी एस सॉल्युबल एन इथाइल मेलामाइड सेंसिटिव फैक्टर अटैचमेंट प्रोटीन रिसेप्टर के साथ जो है के थ्रू ये क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। ये कैल्शियम स्नेयर प्रोटीन के साथ जो है ये इंटरेक्ट करता है और इसके थ्रू जो है एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। अब ये जो स्नेयर प्रोटीन्स होते हैं हमारे पास ये दो टाइप में डिवाइड हो जाते हैं, वी स्नेयर्स में जो कि वेसिकल्स से रिलेटेड होते हैं, और जैसे कि सैनेप्टोब्रेविन हो गया, सैनेप्टोटेगमिन हो गया, ठीक है, और टी स्नेयर से, ठीक है, मतलब ये है कि टर्मिनल मेम्ब्रेन, नर्व टर्मिनल मेम्ब्रेन से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो ये जो वी स्नेयर होता है इसको हम बोलते हैं वेसिकल स्नेयर्स, और जो टी स्नेयर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, नर्व टर्मिनल स्नेयर। इससे क्या होता है, इसके इंटरेक्शन से ये जो वेसिकल होता है ये फिर जो टर्मिनल मेम्ब्रेन होती है, पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल मेम्ब्रेन, बल्कि सॉरी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होती है उसके साथ ये अटैच हो जाता है, और उधर से जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो वेसिकल से बाहर रिलीज़ हो जाता है और साइनेप्स में आ जाता है। तो मतलब यानी रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, कैल्शियम, जो कि कैल्शियम चैनल से आएगा और स्नेयर प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करेगा। फिर स्नेयर प्रोटीन हमारे पास दो टाइप के आ जाते हैं, एक वी स्नेयर आ जाते हैं और एक टी स्नेयर, और इसके ज़रिए क्या होता है कि जो वेसिकल होता है वो टर्मिनल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाता है और उधर से जो एसिटाइल कोलिन रिलीज़ हो जाता है। अब ये एक डायग्राम है जो कि हमें बता रही है कि किस तरह जो है ये मतलब यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ये जो वो है नर्व है, ठीक है,
ये कौन सी नर्व है? ये कोलिनर्जिक नर्व है। क्यों? क्योंकि एसिटाइल कोलिन रिलीज कर रही है। और जो बाद वाली नर्व है ये क्या है? ये भी वही है, लेकिन ये जो एसिटाइल कोलिन है ये किस पे एक्ट कर रहा है? ये निकोटीनिक रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट कर रहा है। सही है, ये निकोटीनिक रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट कर रहा है और नर्व इम्पल्स को आगे लेके जा रहा है, और जो है कार्डिक और स्मूथ मसल्स को क्या कर रहा है? कार्डिक और स्मूथ मसल्स को जो है इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ग्लैंड सेल्स को भी इफेक्ट कर रहा है। इधर क्या है? इधर एक सिंपैथेटिक गैंग्लिया है, चेन ऑफ गैंग्लिया है। ठीक है, जिसमें भी कोलिनर्जिक सिस्टम एक्ट कर रहा है और निकोटीनिक रिसेप्टर हैं। ठीक है, निकोटीनिक रिसेप्टर्स नर्व इम्पल्स को आगे किधर? स्वेट ग्लैंड्स में लेके जा रहे हैं, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे कार्डिक और स्मूथ मसल्स की तरफ लेके जा रहे हैं। सही है, और ये नॉर एपिनेफ्रिन सिस्टम है। ठीक है, अल्फा और बीटा। आगे ये जो जिस तरीके से मतलब यानी कि कार्डिक और स्मूथ मसल्स जो है इंटरेक्ट करेंगे, वो फिर दो टाइप ऑफ रिसेप्टर्स के ज़रिए एक्ट करेंगे, जिसे अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम अल्फ़ा ब्लॉकर लेंगे, बीटा ब्लॉकर लेंगे, तो उसके थ्रू जो है कार्डिक और स्मूथ मसल्स जो है डिफरेंट जो है एक्शंस शो करेंगे। सही है, अब इसके अलावा ये जो नीचे है नर्व, ये भी कोलिनर्जिक नर्व है, और ये क्या कर रही है? ये भी जो है अपना एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करा रही है, और निकोटीनिक रिसेप्टर इसको रिसेप्ट करके आगे जो है डोपामीन रिसेप्टर्स की तरफ जो है उसको आगे नर्व इम्पल्स को क्या कर रहा है? आगे ट्रांसमिट कर रहा है। और ये किसके लिए? ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए। सही है, और ये किसको कंट्रोल करते हैं? रीनल वेस्कुलर स्मूथ मसल्स को। इस तरीके से जो है अब यहाँ ये जो वो है, क्या नाम है अपना, अ, मतलब यानी जो जो ट्रांसमीटर इस्तेमाल हो रहा है वो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन नहीं है, बल्कि इधर एक और कोई दूसरा रिसेप्टर है। ठीक है, जो कि मतलब यानी निकोटीनिक रिसेप्टर जिसे जो है रिसेप्ट कर रहे हैं, और फिर आगे से जो एपिनेफ्रिन रिलीज़ कर रहा है, और एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स जो है उन पे ये एक्ट हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद वॉलंटरी मोटर नर्व आ जाता है। ठीक है, वॉलंटरी मोटर नर्व में क्या होता है कि वही एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होता है, कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन है, निकोटीन के ऊपर रिसेप्ट कर रहा है, और सोमैटिक स्केलेटल मसल को क्या कर रहा है? इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल्स जो होती हैं, इनके अंदर जो कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल्स जो होती हैं, इनमें ये होता है कि जो इनमें जो साइनेप्स होता है, साइनेप्स के ऊपर एक नर्व होती है, यानी प्री साइनेप्टिक नर्व। प्री साइनेप्टिक नर्व से क्या होता है कि वेसिकल्स जब अटैच हो जाते हैं तो अपना एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करते हैं। लेकिन अगर बोtulinum टॉक्सिन ले लिया जाए, तो बोtulinum टॉक्सिन जो है वो वेसिकल्स को क्या करता है? प्रिवेंट करता है, और वेसिकल्स जो है अपना एसिटाइल कोलिन रिलीज़ नहीं करते, और एसिटाइल कोलिन उसी के अंदर रह जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि इसको हम बोलते हैं कि जो रिलीज़ है वो ब्लॉक हो गया। किसके थ्रू? बोtulinum टॉक्सिन के थ्रू। सही है, तो बोtulinum टॉक्सिन यहाँ पे एक ड्रग इस्तेमाल होती है जो कि एसिटाइल कोलिन की वेसिकुलर रिलीज़ को जो है प्रिवेंट करती है। और साइनेप्टोब्राइविन जो है, जिसे हम वो भी कहते हैं, जिसे हम वी स्नेयर भी बोलते हैं। सही है, उसको जो है एंजाइमेटिकली क्या कर देता है? अल्टर कर देता है, और बाकी डॉकिंग प्रोटीन्स जो होती हैं, डॉकिंग यानी जुड़ने वाली या फ्यूजन प्रोटीन्स, उनको जो है मतलब यानी एडहेयर होने से प्रिवेंट करता है मेम्ब्रेन के साथ। तो जब मेम्ब्रेन के साथ वो सही प्रिवेंट मतलब अटैच नहीं हो पाते, तो होता ये है कि जो वेसिकल होता है उससे आसानी से जो है एसिटाइल कोलिन रिलीज़ नहीं हो पाता, और एसिटाइल कोलिन जो है ब्लॉक हो जाता है रिलीज़ होने से। तो जो ड्रग इसमें इस्तेमाल होती है उसे हम क्या बोलते हैं? बोtulinum टॉक्सिन बोलते हैं। ठीक है, अब टर्मिनेशन ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन, जो एसिटाइल कोलिन का जो एक्शन है उसको टर्मिनेट किस तरह किया जाता है? उसको टर्मिनेट इस तरह किया जाता है कि एक ड्रग होती है जो कि नेचर में क्या होती है? एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज होती है। ठीक है,
और और ये एक एंजाइम भी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज। ठीक है, एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज क्या करता है, जो एसिटाइल कोलिन जो कि साइनेप्स में बाकी रह जाता है उसको क्या कर देता है, उसको एसीटेट और कोलिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जब एसीटेट और कोलिन में वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज के थ्रू, तो वो जो है उधर ही रह जाता है। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है कि जो एसिटाइल कोलिन है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और नर्व इम्पल्स आगे नहीं पास हो पाती, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्सक्रीट नहीं होते हैं बल्कि वापस आ जाते हैं। किस तरह, जो नर्व इम्पल्स होती है प्री साइनेप्टिक वो उसे वापस ले लेती है, रीअपटेक कर लेती है। तो इसे तो ये जो तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्सक्रीट नहीं होते बल्कि रिसाइकिल हो जाते हैं। ठीक है, इनिबिशन ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज जो है एक इम्पॉर्टेंट थेरेप्यूटिक वो है, इफेक्ट है सेवरल ड्रग्स का। ठीक है, मतलब यानी कोई ड्रग्स जब हम लेते हैं तो वो क्या करता है, वो एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज को जो है प्रिवेंट करता है। ठीक है, इनहिबिट करता है, जैसे कि मस्थीनिया ग्रेविस में इस्तेमाल होती हैं कुछ ड्रग्स। ठीक है, वो क्या करती हैं, वो एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज को जो है प्रिवेंट करती हैं और इससे जो है मतलब एसिटाइल कोलिन जो है ज़्यादा देर तक जो है साइनेप्स में रहता है और ज़्यादा देर तक जो है नर्व इम्पल्स को पास करता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि ड्रग इफ़ेक्ट्स ऑन सिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज एंड टर्मिनेशन ऑन एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। यानी कि जो एसिटाइल कोलिन है उसकी सिंथेसिस पे, स्टोरेज पे, रिलीज पे और टर्मिनेशन पे ड्रग्स का क्या क्या इफ़ेक्ट होता है एसिटाइल कोलिन की। ठीक है, जो ड्रग्स ब्लॉक करती हैं एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस को, उनमें एक जो है सरफहरिस्त है हेमिकोलिनियम। ठीक है, जो इसकी स्टोरेज को ब्लॉक करती है यानी इसको स्टोर नहीं होने देती वेसिकल्स में, उसमें एक वेसामिकोल आ जाती है, और जो उसको रिलीज़ होने से प्रिवेंट करती है उसमें एक आ जाती है बोटुलिनियम टॉक्सिन। लेकिन ये सिस्टमिक थेरेपी के लिए यूज़फुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेलेक्टिव हिस्सों पे एक्ट नहीं करती, बॉडी के जो सेलेक्टिव हिस्से होते हैं उन पे एक्ट नहीं करती, बल्कि ये पूरे जिस्म पे जो है एक्ट करती है और जो है सारे सिस्टम को जो है ब्लॉक कर देती है। पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, गैंग्लिया, सोमैटिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन सारे ब्लॉक हो जाते हैं इसमें। सिस्टमिक यानी सिस्टमिक थेरेपी के लिए ये यूज़फुल नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरे सिस्टम को ब्लॉक कर देती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन ये है कि जो बोटुलिनियम टॉक्सिन है हमारे पास इन्हीं ड्रग्स में से, उसका मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और वो बहुत आसानी से बहुत स्लोली डिफ्यूज़ होता है, तो उसे जो है एज ए इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके लिए? लोकल इफ़ेक्ट्स के लिए, सेलेक्टिव लोकल इफ़ेक्ट्स के लिए जो है हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इधर जो है ये एक डायग्राम आ गई है, इसमें ये है कि एक ये कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल है। ठीक है, और कोलिन जो है अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक्सोन के अंदर। ठीक है, कोलिन अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है और कोलिन को प्रिवेंट करने के लिए, अंदर आने के लिए जो ड्रग इस्तेमाल होती है वो हेमिकोलिनियम होती है। ठीक है, हेमिकोलिनियन इसको इनहिबिट कर देती है। अगर कोलिन अंदर आ जाएगा तो एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ जुड़ जाएगा और कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है उससे मदद करेगा एसिटाइल कोलिन में कन्वर्ट होने में। और जो एसिटाइल कोलिन है जब वो अंदर जाएगा वेसिकल के, तो वो मतलब अंदर रह जाएगा वेसिकल के, और इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कि एसिटाइल कोलिन अंदर स्टोर हो सके, जो ड्रग हम इस्तेमाल करते हैं वेसामिकोल है, वेसामिकोल क्या करती है, इसके स्टोरेज को प्रिवेंट करती है, यानी एसिटाइल कोलिन अंदर स्टोर नहीं हो सकता। ठीक है, अब कैल्शियम आयन है, कैल्शियम आयन जब अंदर आता है तो वो क्या करता है, वो जो है वेसिकल एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर प्रोटीन्स को क्या करता है, एक्ट कर मतलब यानी इंक्रीज करता है। ठीक है, उन्हें एक्टिवेट करता है, और जब वेसिकल एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर प्रोटीन्स जो हैं जब वो एक्टिवेट होते हैं तो वो एसिटाइल कोलिन को जो है
आसानी से जो है रिलीज़ करवाते हैं। अब इसकी रिलीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो बोटुलिनियम टॉक्सिन है। बोटुलिनियम टॉक्सिन क्या करता है, एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ करने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब जो फिर जब ये साइनेप्स में आ जाता है तो ये क्या करता है, कोलिनोसेप्टर के साथ जुड़ जाता है और जो एक्स्ट्रा रह जाता है वो किसके थ्रू वो हो जाता है, टूट जाता है, वो जो है एसिटाइल कोलिन स्टेरेज के थ्रू टूट जाता है और किस चीज़ में, वापस कोलिन और एसीटेट में टूट जाता है, ठीक है। अब एक और ड्रग है, एक और नर्व टर्मिनल है जो कि नॉर एड्रिनर्जिक है, ठीक है, अपनी नेचर में। और इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कि नॉर एड्रिनर्जिक नर्व इम्पल्स को प्रिवेंट करने के लिए या फिर नॉर एपिनेफ्रीन की रिलीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है उसमें ये होता है कि टायरोसिन जो है, जो अंदर से, जो बाहर से अंदर आता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसके किसके अंदर, डोपामीन के अंदर, ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन से। इस प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए जो हमारे पास ड्रग इस्तेमाल होती है उसका नाम होता है मिटायरोसिन, ठीक है। डोपा जो है डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है, डोपामीन स्टोरेज में स्टोर होता है एज अ नॉर एपिनेफ्रीन, ठीक है। डोपामीन स्टोर होता है कैसे एज अ नॉर एपिनेफ्रीन स्टोर होता है, ठीक है। डोपामीन नॉर एपिनेफ्रीन में कन्वर्ट होकर स्टोर होता है। इस प्रोसेस को प्रिवेंट करने के जो ड्रग इस्तेमाल होती है उसका नाम होता है रेजरपीन, ठीक है। नॉर एपिनेफ्रीन जब वेसिकल से रिलीज़ हो रही होती है तो जो चाहिए होता है हमें आयन, वो कौन सा होता है, कैल्शियम आयन, ठीक है। अगर कैल्शियम आयन नहीं होगा तो नहीं रिलीज़ होगी। अब नॉरएपिनेफ्रीन के रिलीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो ड्रग हमारे पास इस्तेमाल होती है वो कौन सी होती है, गुनैथिडीन होती है, ठीक है, गुनैथिडीन। फिर नॉरएपिनेफ्रीन इधर रह जाता है, ठीक है, बास डिफ्यूज़ होकर बाहर चला जाता है और बास जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के थ्रू। नॉरएपिनेफ्रीन फिर कुछ जो है वापस भी जो है दोबारा वेसिकल के अंदर अपटेक के थ्रू जो है वापस चला जाता है, ठीक है। यही जो नर्व टर्मिनल है ये क्या करता है, उसको वापस जो है ऊपर की तरफ ले जाता है और वेसिकल में जो है स्टोर करा देता है। लेकिन अगर मतलब यानी कि हम कि एक बंदा है वो कोकेन इस्तेमाल करता हो या ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इस्तेमाल करता हो तो जो नॉर एपिनेफ्रीन होता है वो क्या करता है कि वो वापस नहीं जा पाता वेसिकल के अंदर, ठीक है। तो जो अपटेक होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वो कोकेन होती हैं और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं। ये दो ड्रग्स जो हैं नॉर एपिनेफ्रीन की अपटेक को क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। और ये जो नॉर एपिनेफ्रीन होते हैं ये हमारे पास ये क्या है, ये अल्फा और बीटा एगोनिस्ट है, ठीक है। ये एड्रीनोसेप्टर एगोनिस्ट है, ठीक है। एड्रीनोसेप्टर पे क्या करता है, ये जुड़ता है। एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन वही वाली बात मैंने आपको डायग्राम में बता दी, तो इधर मैं पैराग्राफ में भी बता देता हूँ। नॉरएपिनेफ्रीन प्राइमरी रिसेप्टर होता है, ठीक, प्राइमरी ट्रांसमीटर होता है, ठीक है, किसमें, सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इफेक्टर सेल साइनेप्सिस में, ठीक है, ज़्यादातर टिश्यूज़ में किसमें होता है, ये सिंपैथेटिक सिस्टम में होता है, ठीक है। और पोस्ट गैंग्लियोनिक होता है, मतलब यानी कि जो गैंग्लियन होते हैं यानी सेल बॉडीज़ होते हैं उनके उनसे आगे, मतलब पोस्ट होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ठीक है। और उधर से जो है इफेक्टर सेल्स की तरफ जो है ये नर्व इम्पल्स को जो है पास कराता है। इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस क्या क्या हैं इसमें, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस ये हैं कि जो सिंपैथेटिक फाइबर्स थर्मो रेगुलेटरी स्वेट ग्लैंड्स की तरफ जा रही होती हैं और स्केलेटल मसल्स की तरफ जा रही होती हैं और, और कुछ जैसे यानी वेजोडाइलेटर सिंपैथेटिक फाइबर्स यानी स्केलेटल मसल की तरफ जा रहे होते हैं, इनमें ये नहीं इस्तेमाल होता है नॉरएपिनेफ्रिन। इसके अलावा तकरीबन ज़्यादातर यानी सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इफेक्टर सेल साइनेप्सिस में ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं, थर्मो रेगुलेटरी स्वेट ग्लैंड्स की तरफ जो फाइबर जा रहे होते हैं और जो स्केलेटल मसल की तरफ जा रहे होते हैं, इनमें ये नहीं इस्तेमाल होता, ठीक है। वो क्या रिलीज़ करते हैं, वो एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है, डोपामीन जो है डोपामीन जो है इसी तरीके से कुछ फाइबर्स जो कि रीनल ब्लड वेसल्स की तरफ जा रहे होते हैं
उनमें जो है डोपामीन इस्तेमाल होता है, ठीक है। एसिटाइल कोलिन, उनमें जो है नॉरएपिनेफ्रिन नहीं इस्तेमाल होता, ठीक है, सही है। लेकिन जो नॉरएपिनेफ्रिन होता है वो एज अ वेजो कंस्ट्रिक्टर काम करता है इन वेसल्स में। अब सिंथेसिस एंड स्टोरेज के बारे में पढ़ लेते हैं। मतलब ये है कि टायरोसिन अंदर आता है, ठीक है, सेल बॉडी से, और टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज के थ्रू जो है डोपा में कन्वर्ट हो जाता है, डाई हाइड्रोक्सी फेनाइल एलानिन, फिर वो डी कार्बोक्सिलेट हो जाता है डोपामीन में, ठीक है। फिर जो है वो दोबारा हाइड्रोक्सीलेट हो जाता है नॉरएपिनेफ्रिन में, और जो टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज होता है एंजाइम जो होता है उसे हम इनहिबिट कर देते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं टायरोसिन के थ्रू, ठीक है। तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। नॉरएपिनेफ्रिन और जो डोपामीन होते हैं वो वेसिकल्स के अंदर किसके थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं या स्टोर होते हैं, वेसिकुलर मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर के थ्रू, वेसिकुलर मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर के थ्रू। और मोनोअमीन ऑक्सीडेज हमारे पास कहाँ से मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है, ठीक है। एड्रीनर्जिक नर्व एंडिंग में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उनमें ये बनता है मोनोअमीन ऑक्सीडेज। और ये क्या करता है, ये डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन के कुछ पोर्शन को इनएक्टिवेट करता है। इसलिए मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे वेसिकल्स के स्टोर्स को बढ़ा देते हैं और मतलब उनको ज़ाया नहीं होने देते। लेकिन जो वी मैट होता है यानी वेसिकुलर मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर जो होता है उसको इनहिबिट किसके थ्रू किया जाता है? रेजरपीन के थ्रू किया जा सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि ट्रांसमीटर के स्टोर्स क्या हो सकते हैं, डिप्लीट हो सकते हैं। तो मतलब होता ये है कि सबसे पहले टायरोसिन जो है सबसे पहले होता ये है कि न्यूरॉन सेल बॉडी के अंदर आता है, ठीक, एक्सोनल बॉडी के अंदर आता है, ठीक है। किसके थ्रू आता है एक्सोनल सेल बॉडी के अंदर आता है, एक्सोनल सेल बॉडी के अंदर आता है। और टायरोसिन किस में कन्वर्ट हो जाता है? डोपा में कन्वर्ट हो जाता है, और डोपामीन में हो जाता है, और डोपामीन जो है नॉरएपिनेफ्रिन में, ठीक है। जब डोपामीन में कन्वर्ट होता है और डोपामीन जब नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो डोपामीन जब यानी नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो रहा होता है तो जो ड्रग उसको इनहिबिट कर सकती है वो कौन सी होती है? वो मेटायरोसिन होती है, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन वेसिकल्स में किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? वेसिकुलर मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, ठीक है। मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स क्या काम करते हैं? मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो है ट्रांसमीटर को डिप्लीट नहीं होने देते और उनको उनके स्टोर्स को जो है फुल रखते हैं ताकि वो ख़त्म ना हो जाएं, ठीक है। ये इसका काम था।